है, अगर सूर्य बली होकर के है, मतलब क्या, लग्नेश का मालिक, स्वक्षेत्री और खुद की राशि का मालिक, मूल त्रिकोण का मालिक, और कितना शुभ ढूंढोगे। लॉजिक ढूंढते हो ना, लॉजिक बताओ गुरुजी, और कितना लॉजिक बताऊं। आ गया ना समझ में। क्या बताया, सरकारी नौकरी, राजनीतिज्ञ, मान प्रतिष्ठा रखने वाला, अगर सूर्य सही अंशों पर सही। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी और मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा पूर्ण क्रम से लिए जा रहा हूं। आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि रामायण के रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और मैं कहीं और आया था और मुझे लगा था कि मेरे लिए वीडियो बनाना सही रहेगा, क्योंकि अगर वीडियो में नागा हो जाएगी ना तो ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाती है। जो बच्चे पूर्ण क्रम से सीख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है सीखना, सारी प्रक्रिया पुष्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं नागा नहीं करना चाहता। मैं जहाँ भी जाऊँ आपके लिए एक वीडियो तो अवश्य बना के आऊँगा, क्योंकि प्रक्रियाओं को पूर्ण करना है ना, तभी आपको सिखाया जाता है। चलिए, आज हम कक्षा 40 की बात करेंगे, जिसमें हम सिंह लगन की कुंडली में सूर्य के प्रभाव को जानेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में सूर्य द्वादश भावों में क्या क्या प्रभाव दिखाता है। ठीक है जी। चलो, जैसा कि दृढ़ संकल्प का योग है, मैंने ज्योतिष का बादशाह बनाने की प्रक्रिया जो आपके सामने पुष्ट की है, उसी क्रिया को मैं पूर्ण कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ी एडिटिंग की थी, जो कलाकारी का नाम और जादू का नाम देते हैं, उसमें थोड़ी एडिटिंग की थी। उस एडिटिंग के बल पर मैंने जैसी वीडियो बनाई, मैंने आपसे पूछा था कि वीडियो कैसी लगी, मुझे बता दीजिए। तो आपने बताया था कि वीडियो का प्रक्रम की गुरुजी पहली वाली वीडियो ठीक है, पहला संयोग ठीक है, तो आपने बता भी दिया था। तो चलो, कार्य पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। बाकी जैसा मुझे लगेगा कि ये बनाना सही है और जैसा आपको समझाना मुझे सही लगेगा, वैसे मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आज की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। चलो, कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और कार्य को पूर्ण किया करिए। मैं कम समय में ज़्यादा सिखाने की चेष्टा करूंगा। हालांकि 1 घंटे की प्रक्रिया तो पुष्ट की जा सकती है, दिन में 24 घंटे में 1 घंटा आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो, क्रियाओं को पूर्ण तो कर सकते हो। चलिए, कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और श्री गणेशाय नमः बोल करके गणपति भगवान के नाम का उच्चारण करके आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए जल्दी से बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए फटाक से। कॉपी और पेन निकाल करके सारे बच्चे पूर्ण क्रिया से पूर्ण करिए। चलो बच्चों, आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। हालांकि जो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उन चीज़ों का पूर्ण क्रम है। चलो बच्चों, आज मुझे कुछ मिटाने के लिए नहीं मिला, तो मैं बस वही वाली बात है ना कि कोई ना कोई कार्य तो पूर्ण कर ही सकते हैं। किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी चीज़ के कार्य को पूर्ण करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो अवश्य कर ही सकते हैं। थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बस उस दिक्कत को संभालना, क्योंकि मैं अपने स्थान पर नहीं हूँ, कहीं दूसरे स्थान पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो सिखा रहा हूँ ना, उसको शांति से और भावात्मक क्रिया से सीखना। ठीक है जी। बाकी मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से सिखाने के लिए। बाकी कल या फिर अगली क्रिया में या फिर थोड़े समय बाद हम अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे, तो उस समय हम चीज़ों को अच्छी तरह बनाएंगे। ठीक है जी। चलो, कार्य को पूर्ण करिए, सारी क्रियाओं को पुष्ट किया करिए। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ को देखना आप ध्यान से। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की प्रक्रिया। चलो बच्चों, हेडिंग डालते हैं। आपको पता है कि क्या हेडिंग डालेंगे, ये सारा मैंने जुगाड़ किया है यहाँ पर मंगवा के, उसके बाद ही मैं बना पा रहा हूँ। नहीं तो मेरा तो वहाँ पर पूरा सेटअप था, पूरा मतलब क्रिया थी जैसे मैं बनाता था उस क्रिया से। चलो, यहाँ क्या डालेंगे सबसे पहले कि सिंह, मेरे साथ डालिए आप, हेडिंग डालिए, सिंह लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली के द्वादश भावों में, सिंह लगन की कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव, सिंह लगन की कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव। आज हेडिंग डाल करके आज की कक्षा में प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आवाज करके दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रामायण का पाठ है ना, तो थोड़ी ना बोलने में, वाणी में, और जो जो परेशानी आपको दिखे ना, उस परेशानियों को ना कमेंट कर देना, जिससे क्या है कि मैं उस परेशानी के प्रक्रम में आपको जवाब दे पाऊंगा, जो जो चीज़ें पुष्ट की हैं। या मैं अगली वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जो भी क्रिया होगी मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा। जो आपको समझ में नहीं आया होगा ना, आप कमेंट कर देना। चलो जी, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लग्न कुंडली अंकित कर लेते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ एक लग्न कुंडली बना दी है।
ये क्या है? लग्न कुंडली। अब बच्चों एक बात को ध्यान से देखना कि आपको पता है सिंह लगन की कुंडली में द्वादश प्रभावों को जानेंगे तो यहाँ लग्न भाव में क्या आएगा? लग्न भाव का मतलब तो जानते हो ना, लग्नेश मतलब क्या? प्रथम भाव। तो प्रथम भाव में क्या आता है? 5 नंबर। 5 नंबर का मतलब क्या है? सिंह राशि। यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। ये हमने पूरी तरह से एक लगन कुंडली में राशियों को अंकित कर दिया है। अभी ग्रहों को अंकित नहीं किया, ग्रहों को सीख रहे हैं। सबसे प्रथम योग क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लगन भाव में अगर सूर्य बैठता है तो कैसा प्रभाव दिखाता है, ये हम सबसे पहले योग में सीखेंगे। ठीक है जी, चलो जी, यहाँ पर हम डाल लेते हैं प्रथम भाव। हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम भाव। चलो जी, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक एक चीज समझा के चलूंगा क्योंकि मुझे पता है जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो प्रथम भाव में हम क्या देखेंगे कि आपको पता है कि प्रथम भाव जो राशि है, आपको पता अग्नि तत्व की राशि है। अब ये राशि का तत्व कैसा है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व का ही ग्रह, और खुद जानो। और आपको एक और चीज पता है कि पूरी कुंडली का जो लग्नेश होता है ना, वो केंद्र कहा गया है। हालांकि केंद्र तो 4 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि लगन कुंडली नाम दिया जाता है तो लग्न किसको कहते हैं? लग्न इसे कहते हैं। तो इसे, जैसे शरीर का जो सेंटर होता है ना, वो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, ऐसे ही जो कुंडली का सेंटर है वो ये है, लग्न भाव। इसके प्रभाव के अनुसार ही पूरे द्वादश भावों का चित्रण देखा जाता है। इतना तो पता, जैसे नवमांश कुंडली बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? लग्न कुंडली को 9 भागों में बांटा, लिखते हैं। क्या मतलब है इसका? कि भावों को 9 भावों में, और नाम क्या दिया जा रहा है? लग्न। मतलब क्या कि वो लगन कुंडली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात रखती है किसी भी चीज के प्रक्रम को पूर्ण करने के लिए। आ गया ना समझ में? एक बात याद रखना, अब मेरी बात समझिए। जब लगन भाव में सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व का ग्रह, तो आपको पता है कहीं ना कहीं द्वादश भावों पर इसका प्रभाव होगा, कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि सबसे मुख्य बात है कि कुंडली का केंद्र अग्नि तत्व है, कुंडली का केंद्र सिंह है। जैसे कर्क होता है तो कर्क बली हो जाएगी, मतलब क्या? कर्क राशि का प्रभाव ज्यादा होगा। सिंह राशि तो सिंह राशि का प्रभाव ज्यादा होगा। आ रहा है ना समझ में? एक बात याद रखना। अब प्रथम भाव में जानेंगे अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व का सूर्य। अब बताइए कैसा प्रभाव दिखाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? तो छोटा सा ना वही प्रक्रिया पुष्ट कर देते हैं, जिससे क्या है, अब चीज़ों को सीखने में आसानी होगी। क्योंकि लिखूंगा उस प्रक्रिया में तो आपको ज़्यादा तरह से समझ में नहीं आएगा, अगर लिख करके समझा दूं तो ज़्यादा सर्वोपरि है। अब जो वीडियो बना रहा हूं ना, उसको एक और बार देख लेना, अगर वो समझ में नहीं आती तो फिर मैं एक और बार कोशिश करूंगा नई तरह की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है जी, करें क्रिया? तो चलिए प्रारंभ कर देते हैं, शुरू करते हैं आज की प्रक्रिया, आज की पुष्टता का कारण। करें शुरू? बजा दें ताली। चलो जी, 1 2। ताली से काम नहीं करते। आपने मुझे बोला था कि गुरुजी ताली वाली प्रक्रिया को मत रखिए, पहले जैसे सिखाइए, तो हम पहले जैसी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। ठीक है जी, चलो जी। आपको पता है कि ये राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। कैसी राशि है? अग्नि तत्व राशि। अब आपको पता है कि अग्नि तत्व की राशि है, ऊपर से सूर्य की स्वराशि भी है और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी है। पता है ना? सूर्य की स्वराशि क्या होती है? सिंह राशि। मूल त्रिकोण क्या होती है? सिंह राशि। दोनों है कि? अब एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली जब कक्षाओं में सिखाया था, क्या सिखाया था? कि कोई भी राशि अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बन जाए तो वह और अत्यंत कोटि का फल देती है और अच्छा होकर के फल देती है। मैंने आपको सिखाया था। अब उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब ये अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि हो गई सूर्य के योग में। इसी को क्या कहेंगे बच्चों? इसी को कहेंगे स्वराशि। स्वराशि का मतलब क्या है? अपनी ही राशि का स्वामी, मतलब खुद को स्वामित्व प्राप्त है, स्वक्षेत्री होकर के बैठेगा यहाँ पर। और क्या होगा? यही सूर्य की क्या है? मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि।
अब आपको नहीं पता है कि स्वराशि किसको कहते हैं, मूल त्रिकोण राशि किसको कहते हैं, तो जाकर के पिछली वीडियो देख लो, वहां मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है कि सूर्य की स्वराशि क्या है और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर नहीं समझ में आता तो आप जाकर के वहां देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कितने अंशों पर मूल त्रिकोण बनेगी और कितने अंशों पर स्वराशि बनेगी। मैंने आपको और अच्छी तरह से समझा दिया है। एक बात का ध्यान रखना, जो अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का जो ग्रह मिलता है तो आपको पता है क्या प्रभाव रखता है, बल, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, तेजस्वी कार्य, ये सूर्य देने का भाव रखता है। अगर किसी की लग्न भाव की कुंडली के अनुसार सिंह राशि बैठ जाती है, अगर सिंह राशि में सूर्य जाकर के बैठ जाए, स्वक्षेत्री स्वराशि का मालिक कैसा प्रभाव रखेगा, यश, बल, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, समस्त क्रिया को पुष्ट करेगा। अब हम थोड़ी प्रक्रिया में लिख लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव रखेगा। चलो बच्चों, सबसे पहले क्या देखेंगे कि पंचम भाव योगी जो सूर्य है वो किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है। मैंने मुख्य मुख्य चीजें लिखी हैं आपके लिए जो आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं तो अगर इतनी सारी चीजों की प्रक्रिया कराऊंगा ना तो आप याद भी नहीं रख पाओगे, आपको याद करने में आसानी नहीं हो पाएगी। जैसे पिछली वीडियो में जो बच्ची ने कमेंट किया था कि गुरुजी सीख तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रखा जाता, तो याद रखने की क्रिया उससे अच्छा आसानी से हो जाएगी। इससे अच्छा कि किसी भी चीज को लिखो और याद करो, वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि कार्य है। तो चलो क्या देखते हैं, मैंने क्या लिखाया था उस प्रक्रिया को कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात को याद रखना, जिसके लग्न भाव में सूर्य है और अच्छा होकर के बैठा है, ऐसे मनुष्य की सरकारी नौकरी जल्दी लगती है। क्या होता है, ये मारकर रुक गया है, दूसरा ले लेते हैं। चलो जी, क्या लिखाया मैंने, ऐसे मनुष्य की सरकारी नौकरी बहुत ही ज्यादा जल्दी लगती है। याद रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि लग्नेश बली स्वक्षेत्री स्वराशि का मालिक और खुद सूर्य तेजस्वी कार्य का मालिक है, सम्मान देने वाला है। ऐसा मनुष्य सरकारी नौकरी का कारक बताया गया है। ऐसे मनुष्य की सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा जल्दी लगती है। आगे की चीज रखें तो ऐसा मनुष्य राजनीति में अच्छा कार्य करता है। क्या करता है? राजनीतिज्ञ बनता है। मतलब क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, चुनाव योगी पार्टियां होती हैं ना, ऐसा मनुष्य चुनाव में बहुत अच्छा कार्य करता है, राजनीतिक योग में बहुत अच्छा कार्य करता है। एक और बात, ऐसा मनुष्य मान प्रतिष्ठा रखने वाला होता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में मान और प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में बहुत ही सर्वयोग की मान प्रतिष्ठा मिलती है। अगर सूर्य बली होकर के है, मतलब क्या, लग्नेश का मालिक, स्वक्षेत्री और खुद की राशि का मालिक, मूल त्रिकोण का मालिक, और कितना शुभ ढूंढोगे। लॉजिक ढूंढते हो ना, लॉजिक बताओ गुरुजी, और कितना लॉजिक बताऊं। आ गया ना समझ में? क्या बताया? सरकारी नौकरी, राजनीतिज्ञ, मान प्रतिष्ठा रखने वाला। अगर सूर्य सही अंशों पर, सही योग में और सही कार्य में बली हो। और आपको एक और चीज बताया है कि सूर्य स्वग्राही कब होता है? 20 अंश 30 अंश बताया था, नहीं बताया था? सब चीजें पुष्ट की हैं, याद रखना इस बात को। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बता दिया करिए, जिससे क्या मैं आपको कमेंट में जवाब दे दिया करूंगा जो भी चीजें सीखने वाली हैं। एक और चीज, एक बात आपको पता है कि अग्नि तत्व की राशि और विषम राशि है, पता है ना इस बात को? पंचम राशि विषम होती है। उसके बाद क्या क्या मैंने बताया? ऐसा मनुष्य अपने प्रशासन को उज्ज्वल करने वाला होता है। कार्य प्रशासन, प्रशासन मतलब राजनीतिक कार्य को बढ़ाने वाला, सरकारी योग को बढ़ाने वाला, बहुत उच्चतम कोटि का कार्य करने वाला होता है ऐसा मनुष्य, जिसके लग्न भाव में सूर्य बैठ जाता है। कहने को तो बहुत चीजें हैं, लेकिन याद जो हो जाए, मुख्य चीजें जो होती है ना, उसको याद करना जरूरी। बाकी ग्रहों की युतियां भी देखी जाती हैं, अंशों की दृष्टियां भी देखी जाती हैं, सभी चीज देखने के बाद ही हम तो कार्य को पूर्ण कर सकते हैं ना। चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या कहेंगे? अगर यहाँ पर सूर्य पीड़ित हो जाए, मैंने क्या लिखाया है कि यहाँ पर सूर्य अगर पीड़ित हो जाए तो कष्ट देने वाला। अब पीड़ित कैसे? या तो पाप ग्रह से पीड़ित, या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या पाप ग्रह की युति बन जाए, या सूर्य अंशों में वृद्ध हो जाए, मृत हो जाए, किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए अगर कोई सूर्य, तो ऐसा मनुष्य कष्ट देने वाला। ऐसे मनुष्य को जन्मांध भी कहा गया है। ऐसा मनुष्य जीवन में जन्म से अंधा भी निकलता है। ऐसा मनुष्य जन्म योग कार्य में अंधा भी बताया गया है। जैसे सूरदास जी के बारे में आपने सुना था ना, सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे। क्या पता किसी योग में उनका सूर्य लग्न भाव में बैठ करके पीड़ित हो गया हो, तो ऐसा मनुष्य जन्मांध भी बताया गया है। जन्मांधवी की प्रक्रिया के बाद हम क्या देखेंगे? ऐसा मनुष्य अल्पकेशी हो जाता है।
अल्पकेशी का मतलब क्या है? ऐसे मनुष्य के बाल भी झड़ने लग जाते हैं। मैं आपको पिछली वीडियोस में आपको ये बता चुका था कि लग्न भाव में सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है। बताया था नहीं बताया था? सब चीजों को लिखा दिया था मैंने कि सूर्य मुख्य रूप से कहां पर क्या प्रभाव देने वाला होता है, कि लग्न में बैठ जाए या फिर द्वादश भाव में बैठ जाए तो किस योग का प्रभाव देने वाला होता है। तो मैंने आपको अल्पकेशी भी लिखाया था। अल्पकेशी का मतलब क्या है? ऐसे मनुष्य के बाल झड़ जाते हैं, बहुत कम बाल होते हैं ऐसे मनुष्य के योग में। आगे की प्रक्रिया, ऐसा मनुष्य अपने पिता को कष्ट देने वाला हो जाता है, अपने पिता को कष्ट देता है। कष्ट का मतलब क्या? क्योंकि सूर्य आपको पता है पिता का कारक होता है। पिता का कारक मतलब क्या? कि संपूर्ण कार्य को राजा की तरह चलाने वाला। अब राजा जब खुद में पीड़ित हो जाए तो आपको पता है प्रजा के लिए बहुत घातक साबित हो जाता है। यही प्रक्रिया होती है कि सूर्य पिता का कारक है। अगर सूर्य पीड़ित हो जाए ना तो सबसे बड़ी कष्टता का योग पिता को मिलने वाला हो जाता है। एक और चीज मुख्य रूप से याद रखना, ऐसा मनुष्य हड्डियों के दर्द का कारक हो जाता है। ऐसे मनुष्य की हड्डियों में भी दर्द होता है। ऐसे मनुष्य को हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द की समस्या देखने को मिलती है, जिसका सूर्य लग्न भाव में होकर के पीड़ित हो जाता है। एक और चीज मैंने क्या, ऐसा मनुष्य कृश गाय हो जाता है। ऐसा मनुष्य कृश गाय हो जाता है जिसका लग्न भाव में सूर्य होकर के पीड़ित हो जाता है। एक मुख्य चीज मैं आपको बताता हूं बच्चों, एक बात को याद रखना। क्या बता रहा हूं कि अगर लग्न कुंडली में या जीवन की किसी भी कुंडली में, लग्न लगा लो, नवमांश लगा लो, कैसी भी कुंडली में अगर सूर्य, याद रखना इस बात को, अगर सूर्य बलवान हो, क्या बता रहा हूं, अगर सूर्य बलवान हो और बाकी के 8 ग्रह कमजोर हो जाएं, याद रखना इस बात को, ये ज्योतिष का मूल बिंदु है पकड़ने वाला। अगर लग्न भाव की कुंडली या किसी भी कुंडली में अगर आपका सूर्य बलवान हो जाए और बाकी के 8 ग्रह कमजोर हो जाए तो वो खुद सूर्य बाकी के 8 ग्रहों की प्रक्रियाओं को संभालने वाला हो जाता है। उस मनुष्य के जीवन में अगर सूर्य बलवान हो जाए ना तो 8 ग्रह क्षण भंगुर भी कष्ट नहीं दे सकते ऐसे मनुष्य के जीवन में। आ गया ना समझ में? ये चीजें थोड़ी प्रक्रिया है। बाकी जैसे आवाज आ रही है ना, तो रामचरितमानस का पाठ योग है, तो उससे आवाज जो आ रही है थोड़ी समझाने में प्रक्रिया सही नहीं हो पाएगी। और जो स्थान है वो मेरा नहीं है, आपको सत्य बता दूं, कहीं पर आया हुआ था और उसी जगह बैठ के वीडियो बना रहा हूं। जहां मेरा स्थान है वहां शांति है, शांति की प्रक्रिया है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। एक और चीज आपको पता है, ये थोड़ा मिटा देता हूं, मुझे लगता है कि लिखने में समस्या पैदा करेगा। चलो एक और चीज लिखते हैं, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर यहीं पर सूर्य बलवान हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छे योग का कारक हो जाए तो क्या क्या फल देता है? ऐसा मनुष्य तेजस्वी बना देता है। सूर्य ऐसे मनुष्य को क्या बना देता है? आपको पता है ये सूर्य तेजस्विता का कारक होता है तो तेजस्वी बनाता है। ऐसे मनुष्य के सूर्य प्रभावशाली बनाता है। प्रभावशाली के बाद स्वाभिमानी बनाता है। पता है ना, ये सब चीज लिखा चुका तो कोई दिक्कत वाली क्यों? सूर्य अच्छा हो तो सबसे ज्यादा फल देने वाला हो जाता है। लेकिन अब एक मुख्य चीज को समझना, इतना सब लिखा दिया, पीड़ित का लिखा दिया, अच्छे योग का लिखा दिया, लेकिन एक चीज समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। वो क्या है उस बात को हमेशा याद रखना। अगर सूर्य लग्न भाव में स्वक्षेत्री हो जाए, खुद के योग में बलवान हो जाए, ऐसे मनुष्य के जीवन में सरकारी नौकरी तो लगती है, प्रभावशाली तो बनता है, लेकिन ऐसे मनुष्य का जीवन क्रोध योगी हो जाता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और क्रोध बढ़ जाता है उस करके क्या होता है, ऐसा मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है। क्रोध बढ़ने के कारण क्या होता है, ऐसा मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है। बस चिड़चिड़ा होने के कारण अपने जीवन में बहुत सारी समस्या देखने को मिल जाती है। उस मनुष्य को अपने जीवन में बहुत सारी समस्या, क्यों? क्योंकि सूर्य तेजस्विता का कारक तो है, लेकिन तेजस्वी होने के कारण मनुष्य को चिड़चिड़ा बना देता है। आगे ना समझ में? ये मुख्य चीजें हैं, इनको आप नोट कर लो, इनको आप नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे की प्रक्रिया पुष्ट करें। जल्दी से नोट करो बच्चों, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको नोट करने के लिए, जल्दी से नोट कर लो। एक काम करना, वीडियो को रोक करके नोट करना शांति से। चलो मिटा देता हूं। चलो अब आगे की बात करते हैं। मुख्य चीज को समझना,
अगर द्वितीय भाव में सूर्य हो जाए, अगर दूसरे भाव में सूर्य हो जाता तो कैसा फल देता है? यहाँ लिखेंगे द्वितीय भाव। लॉजिक खुद ढूंढना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद अपने मुंह से लॉजिक बताना और मुख्य चीजों की प्रक्रिया को रखना। द्वितीय भाव का सूर्य, अब मैंने क्या लिखा था वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको समझाने के लिए मैंने पुस्तकों की क्रिया, गणना, आचार्यों की वाणी सबको एकत्रित कर देता हूं, उसके बाद गणना करता हूं, तब जाके आपको समझाता हूं। चलिए, आपको पता है द्वितीय भाव की कन्या जो राशि है वो भूमि तत्व की राशि होती है। कैसी राशि है? भूमि तत्व की राशि होती है, भूमि तत्व राशि। और आपको इतना पता है कि सूर्य भूमि को केवल तपन पैदा करने वाला हो जाता है, भूमि को केवल तपाता है, प्रभावशाली नहीं। क्यों? क्योंकि वायु नहीं है। अग्नि तत्व में कमजोर, लेकिन भूमि तत्व में तपन को पैदा करने वाला। अब तपन पैदा हो जाएगी तो क्या होगा? एक बात को ध्यान रखना, अगर यहाँ पर बुध के साथ सूर्य के तात्कालिक संबंध अच्छे हैं, बुध अगर सूर्य का परम मित्र हो जाए तो ऐसे मनुष्य के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती, धन कभी कम नहीं होता, कुटुंब के साथ अच्छा रहता है। अगर बुध के साथ युति अच्छी हो जाती है तो। क्यों? क्योंकि बुध इस घर का मालिक है। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। बुध सौम्य है, सॉरी कन्या सौम्य है, और बुध भी सौम्य कहा जाता है, ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। तो इसमें संबंध अच्छे हों, अगर संबंध अच्छे हों तो क्या होगा कि धन और कुटुंब उस मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होकर के देखने को मिल जाता है। एक और बात को याद रखना, द्वितीय योग में और क्या बताएंगे? धन, कुटुंब, ऐश्वर्य, जो आप समझ सकते हो। क्योंकि क्या होगा, लग्न भाव जो है ना, पूरी कुंडली का मस्तिष्क है। मस्तिष्क के योग में यहां से यहां पर भी क्या असर देखने को मिल सकता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि धन और कुटुंब बहुत ज्यादा ऐसे मनुष्य के जीवन में अच्छा देखने को मिल जाता है। एक और बात, इसको पहले मिटा देते हैं। एक मुख्य बात समझना, अगर वहीं सूर्य पीड़ित हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिंह लगन की कुंडली को समझाने से पहले मुझे आपको ना सूर्य, आपको पता है सिंह लगन की कुंडली सूर्य की खुद की राशि है, खुद की स्वक्षेत्र, खुद की मूल त्रिकोण है, तो ज्यादा कष्टकारी नहीं होगी, इतना आपको पता है क्योंकि सिंह राशि हो गई। लेकिन अगर मैं आपको अच्छा ही अच्छा लिखाता चला जाऊं ना, तो इतना तो आप खुद भी कर सकते हो सिंह राशि के योग में, लेकिन जब तक मैं आपको पीड़ित होना नहीं लिखाऊंगा, हालांकि ग्रहों की युतियों के बाद ही समझा जा सकता है, पहले तो नहीं समझ सकते हम। अगर ग्रहों की युतियां अच्छी हैं तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इस प्रक्रिया में हम क्या देखेंगे, ऐसे मनुष्य की दाहिनी आंख में, दाहिने नेत्र में समस्या पैदा कर देता है। अगर सूर्य पीड़ित का मतलब क्या कि पाप ग्रह से युक्त हो जाए, अशुभ ग्रह से युक्त हो जाए, क्रूर ग्रह से युक्त हो जाए। युक्त का मतलब युति बनाने वाला, दृष्टि हो जाए इन ग्रहों की, तो ऐसा मनुष्य के जीवन में दाहिने नेत्र में बहुत समस्या पैदा कर देता है। क्यों? सूर्य नेत्र योगी समस्या पैदा करता है, पता है ना आपको। एक बात ध्यान देना, यहां से सूर्य कहां दृष्टि डालेगा? अष्टम भाव पर। और अष्टम भाव में सूर्य आपको पता है आयु के क्षेत्र का कारक अष्टम भाव जो होता है, लेकिन यहाँ पर जो राशि बैठी है ना, वो ना जल तत्व की राशि है। अब आप खुद बताइए, अगर यहाँ का सूर्य तेजस्वी हो जाए, अच्छा हो जाए, फिर भी जल तत्व की राशि पर दृष्टि डालेगा, हालांकि है तो गुरु का स्थान, लेकिन गुरु के साथ संबंध अच्छे ना हुए और फिर भी दृष्टि डालेगा तो आयु का भी क्षय उसके जीवन में देखने को मिल जाता है। फलादेश समझा रहा हूं, याद रखना इस बात को। यही तो कुंडलियों में देखा जाता, और क्या देखा जाता खुद बताओ? फलादेश, इसे फलादेश कहते हैं, याद रखना इस बात को। यहां पर है अच्छा तेजस्वी है तो पत्नी के चित्र पर दृष्टि डालेगा, लेकिन ये कुंभ राशि हो जाएगी। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, सूर्य का पुत्र है लेकिन शत्रु भी है, पुत्र भी है शत्रु भी है। दोनों कारण क्या होगा, पत्नी तो देगा, तेजस्वी योग की देगा, लेकिन क्रोध की ज्वाला के कारण पत्नी से समस्या पैदा करवा सकता है। आ गया ना समझ में? मुख्य चीज समझिए एक बात, इतना मैंने आपको लिखा दिया। अशुभ क्रूर ग्रह की दृष्टि जब पड़ जाती है तो किस योग का फल देता है, इसे बच्चों आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया पुष्ट करेंगे। जल्दी से नोट कर लो।
इसे नोट कर लो बच्चों जल्दी से। इस प्रक्रिया में क्या है, अगर मैं आपको ज़्यादा लिखा दूंगा ना तो आपको याद नहीं हो पाएगा। इतना क्या कि यहाँ लिखिए, अगर सूर्य अच्छा है तो धन, कुटुंब, कुटुंब और क्या पारिवारिक संबंध, ये चीज़ें मुख्य चीज़ में देखने वाली है। पारिवारिक संबंध उसका अच्छा हो जाता है, मतलब संपूर्ण कार्य में लाभ देने वाला। अगर वही पीड़ित हो जाए तो सारी चीजें नश्वर हो जाती हैं, मतलब क्या, धन कमाने लग जाएगा, कुटुंब बेकार हो जाएगा, पारिवारिक संबंध बेकार हो जाएगा उस मनुष्य के। अगर सूर्य पीड़ित हो जाए, क्रूर ग्रह से दृष्ट हो जाए या फिर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। आ गया ना समझ में, यही फलादेश है बच्चों। एक एक चीज को ना सही ढंग से लेने की कोशिश तो मैं अवश्य कर रहा हूं और आपको प्रत्येक चीज को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सही ढंग से नहीं समझा पा रहा तो मैं आपकी कमेंट की कहूंगा कि अगर कमेंट कर दोगे ना तो ये देखना कि गुरुजी कितने बदल गए आपको समझाने के योग में, आपको खुद देखने को मिलेगा। चलो जल्दी से ये नोट कर लो, फिर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों। बच्चों नोट बाद में कर लेना, वीडियो को रोक के कर लेना, क्योंकि थोड़ी समय की अवधि भी कम लग रही है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस स्थान पर मैं आया हूं ना वहां पर थोड़ी समय की समस्या लग रही है। काम के जो काम कारोबार के लिए आया हूं ना, वो काम मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके मैं इस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा हूं। तृतीय भाव पर चलते हैं। अगर तृतीय भाव में सूर्य बैठ जाए तो क्या लिखेंगे? तृतीय भाव। अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठ जाता है तो आपको पता है तृतीय भाव में जो राशि है तुला राशि, यहां पर सूर्य नीच का हो जाता है। अब नीच का 10 अंश तक होता है, परम नीच का कितना? 10 अंश पर। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, इतना आपको पता है। और आपको एक और चीज पता है कि इसको ना अकारक कहेंगे, क्यों? अष्टम से अष्टम को क्या कहा जाता है बच्चों? अकारक। अकारक मतलब क्या कि मारक की तरह फल देने वाला, मारक। अब तुला राशि का स्वामी शुक्र, अगर शुक्र के तुला राशि में अगर सूर्य नीच का हो जाता है, उसका जो स्वामी है शुक्र, अगर उसके साथ सूर्य के संबंध अच्छे हैं, तुला राशि के साथ सूर्य के संबंध अगर अच्छे हैं ना, तो ये तृतीय भाव की राशि भी अच्छा होकर के फल देती है। सबसे पहले मैं क्या लिखाऊंगा कि शुक्र के साथ अगर संबंध अच्छे हैं, शुक्र के साथ अगर शुक्र के साथ संबंध अच्छे हैं, याद रखना इस बात को, अगर शुक्र के साथ संबंध अच्छे हैं तो क्या करेगा, या इसको मैं ऐसे करके लिखाऊंगा, इस बात को याद रखना। शुक्र के साथ संबंध अच्छे हैं, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में छोटे भाई बहनों को सुख देने वाला हो जाता है, बहनों को सुख देने वाला हो जाता है ऐसा प्राणी। ऐसे प्राणी के जीवन में उसके छोटे भाई बहनों को सुख मिलता है। ऐसे मनुष्य को पराक्रमी भी सूर्य बनाता है। क्यों? क्योंकि पराक्रम भाव होता है, तृतीय भाव क्या होता है? पराक्रम भाव। और सूर्य किसका कारक है? पराक्रम का। तो ऐसे मनुष्य को सूर्य पराक्रमी भी बनाता है। पराक्रमी के साथ हम क्या चीजें रखेंगे? छोटे भाई बहनों को सुख, पराक्रमी भाव का योग। एक और चीज याद रखना, तृतीय भाव से सूर्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा। सप्तम भाव कौन सा है? नवम भाव। नवम भाव होता है सूर्य का कैसा? भाग्य भाव। भाग्य भाव होता है ना, नवम भाव भाग्य। अब नीच का हो जाए लेकिन शुक्र के साथ संबंध अच्छे हो जाएं, उसके बाद जब अपनी ही मेष राशि पर दृष्टि डाले, मेष राशि का मतलब क्या? सूर्य मेष राशि में अच्छा का होता है, 10 अंश पर, इतना आपको पता है। अगर अपनी राशि पर दृष्टि डाले मतलब क्या कि नवम भाव पर दृष्टि डालेगा, अगर शुभ का है तो ऐसा मनुष्य क्या होता है? भाग्यशाली होता है। ऐसे मनुष्य को सूर्य भाग्यशाली बना देता है, ऐसे मनुष्य का भाग्य चमक जाता है। अच्छा लिखा रहा हूँ वैसे तो, गलत तो ऐसा तो नहीं कि अच्छा लिखाता, कुछ गलत भी मतलब क्या पीड़ित भी लिखा रहा हूँ, सबको समझाता हुआ चल रहा हूँ। पीड़ित पहले लिखा है, शुक्र के साथ संबंध अच्छे तो भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे। अगर शुक्र पीड़ित तो अब पीड़ित होगा, क्या होगा कि भाई बहनों के संबंधों को खराब कर देगा, पराक्रम भाव को खराब कर देगा। वही सूर्य सुखी होकर के अगर दृष्टि डालेगा तो क्या करेगा? मनुष्य को भाग्यशाली बना देता है। अब भाग्यशाली के लिए अब क्या क्या लिखोगे? सब तरह के सुख, धन की कमी ना हो, जीवन में अच्छा हो, धार्मिक कार्यों में अच्छा कर देता है, भाग्यशाली हो जाता है धर्म के प्रति, क्योंकि नवम भाव में धर्म का रुझान बहुत ज्यादा देखा जाता है। अब इतना आपको लिखा दिया, ये नोट कर लो जल्दी से। भाग्यशाली में कुछ नहीं, सबसे अच्छा मतलब धार्मिक योगी बना देगा,
धर्म के प्रति अच्छा कर देगा, धार्मिक प्रवृत्ति के लिए अच्छा कर देगा, ऐसा सूर्य। ठीक है जी। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है ना कि मैं समझ नहीं पा रहा, तो एक काम करना, मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ ना, वो स्थान थोड़ा मेरे लिए संयोगकारी नहीं है, तो आप मेरी बात को समझ पाओगे और चीज़ों को स्पष्ट कर पाओगे। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, पर आगे की प्रक्रिया करते हैं। चलो बच्चों, नोट आप वीडियो को रोक के कर लेना। मैं आपको इतना कम लिखा रहा हूं, मुझे पता है आपको लग रहा होगा गुरुजी इतना कम लिखा रहे हैं। कम केवल इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि फलादेश करने के बाद जो चीज़ सीखी जाती है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। युतियाँ भी तो देखनी पड़ती है ना, जिसमें कम है उसमें कम है, जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा है। अब हर चीज़ को रिपीट तो कर नहीं सकता, आपको पता है सूर्य प्रभावशाली बनाता, स्वाभिमानी बनाता है और मान प्रतिष्ठा अच्छी कर देता है। तो ऐसे तो आपको हर चीज़ में एक ही चीज़ तो लिखा नहीं सकता, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब इस चीज़ में क्या है, तृतीय भाव में जाओगे नीच का हो जाएगा, नीच का भाई बहनों के संबंधों को खराब कर देगा। लॉजिक ढूंढो ना, खुद समझने की कोशिश करो। अगर गुरुजी सिखा रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, खुद भी तो लॉजिक लगाओ, खुद भी तो कुछ सीखो। समझ रहे हो ना। चलो चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य कैसा होता है। अब आपको पता है चतुर्थ भाव में सूर्य कर्क राशि, मतलब क्या, जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, इतना आपको पता है। अब बच्चों एक बात बताओ, जल तत्व की राशि में सूर्य अग्नि तत्व, अग्नि में जल मिलेगा तो क्या होगा, अग्नि बुझेगी, अग्नि का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ऐसे ही चतुर्थ भाव में जल तत्व की राशि में आकर के सूर्य मध्य रात्रि का भी हो जाता है। पता है ना, मध्य रात्रि का होने के कारण क्या होता है, अशुभ हो जाता है। अशुभ भी कहेंगे और कमजोर भी कह सकते हैं। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य मृत हो सकता है लेकिन सूर्य कभी ना अस्त नहीं हो सकता है। तो इस बात को याद रखना, आगे समझा दूंगा, मेरी बात को याद रखो। इसमें क्या होगा कि जल तत्व की राशि है। अब जल तत्व की राशि में क्या क्या प्रभाव दिखाएगा, अब इस प्रभाव को मुख्य रूप से देखना। अंश अगर कमजोर हो, पहले लिखना है, अगर अंश कमजोर है, सूर्य जिस अंश पर बैठा है उसमें अगर सूर्य का अंश कमजोर है, पहले यही लिखो, इससे समझाऊंगा। अंश मतलब क्या, मृत है, वृद्ध है, बाल अवस्था का कारक है। अगर सूर्य का अंश कमजोर है तो क्या करेगा, मुख्य रूप से बात को याद रखना, उसकी माता की हड्डियों में दर्द होगा। ऐसे मनुष्य की माता की हड्डियों में सूर्य दर्द पैदा कर देता है। आपको एक चीज याद होगी, आप एक चीज मुख्य रूप से देख रहे होंगे कि गुरुजी सब चीज लिखा रहे हैं लेकिन उपाय नहीं बताते। तो बच्चों उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे क्रम बढ़ते जाएंगे ना, युतियां भी तो देखनी है, अभी सब कुछ देख के चलना है। आपको ये भी बताऊंगा कि सूर्य का रत्न, मंगल का रत्न, बुध का रत्न किस योग में पहना जाता है, किस कार्य में पहना जाता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब मनुष्य की माता की हड्डियों में दर्द पैदा हो जाता है। एक और बात याद रखना, यहां से सूर्य दसम भाव पर दृष्टि डालेगा। दसम भाव पर दृष्टि डालने के कारण ऐसे मनुष्य के पिता को भी कष्ट मिलता है, पिता को कष्ट पैदा कर देता है। अगर सूर्य अंश कमजोर है, एक और बात, अगर सूर्य के संबंध चंद्र के साथ अच्छे हैं तो सूर्य चंद्र का परम मित्र हो जाएगा। और परम मित्र होने के कारण क्या होगा कि ऐसे मनुष्य के जीवन में माता का सुख बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य शीतलता का, चंद्र शीतलता का कारक होता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में माता का सुख अच्छा हो जाता है, भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा हो जाता है। क्या, भूमि भवन और वाहन का सुख अच्छा हो जाता है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में कुछ प्रक्रियाओं में अच्छा भी होकर के देखा गया है। ऐसे मनुष्य का कर्म क्षेत्र भी अच्छा हो जाता है अगर सूर्य चंद्र के साथ अच्छा हो। आगे ना समझ में, चलो जल्दी से नोट करो, अगर नोट करोगे तो सर्वोपरि है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो बच्चों, चलो आगे करते हैं। वीडियो को रोक के नोट कर लेना शांति से, अगर वीडियो को रोक के नोट करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा एक तरह का। चलो आगे चलते हैं। अब आगे की प्रक्रिया में क्या समझाऊं उस बात को देखना। अगर सूर्य पंचम भाव में हो जाए, मान के चलिए सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्य किसी का 5वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो कैसा फल देगा, यहां लिखेंगे पंचम भाव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो समय लग सकता है, मैं कह सकता हूँ समय जाएगा, घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, समय की अवधि पुष्ट है। अगर 24 घंटे में से 1 घंटा भी ना निकाल पाऊँ ना
किसी काम को सीखने के लिए, तो मैं कह सकता हूँ आप उस काम के लिए निष्ठावान नहीं हो। समय निकालना पड़ेगा, चीज़ों को पुष्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ आपके जीवन में उतार दूंगा, सब कुछ आपको सिखा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको समय निकालना है, समय निकाल के ही सीखना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो एक बात देखना, सिंह लगन की कुंडली के अगर मूल त्रिकोण भाव को देखा जाए, याद रखना सिंह लगन की कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में अग्नि तत्व राशियां हैं, तो ऐसी लग्न की कुंडली और ज्यादा सूर्य के प्रति प्रभाव देने वाली हो जाती है। जिसके जीवन में सूर्य सिंह लगन की कुंडली अगर किसी की बन जाए ना, ऐसा मनुष्य प्रभावशाली भी बताया गया। एक और चीज याद रखना, सबसे पहले क्या बताया, मूल त्रिकोण भाव का स्वामी, मूल त्रिकोण मतलब अग्नि तत्व राशि। बात को देखना, पंचम भाव में अग्नि तत्व राशि है। कैसी राशि है? अग्नि तत्व राशि। अब अग्नि तत्व राशि, सूर्य भी अग्नि तत्व। अब एक बात बताओ, तेजस्वी भाव का कारक, तेजस्वी बनाने वाला जो सूर्य है वो कैसा फल देगा? अग्नि तत्व में बैठ करके। मेरी बात को ध्यान देना, मुख्य चीज में देखना, मुख्य चीज का सार देखना बच्चों। चलो, अग्नि तत्व ग्रह जब अग्नि तत्व राशि में होकर के बैठ जाता है तो कैसा फल देता है? ऐसे मनुष्य को ना सबसे पहले क्या लिखेंगे? तेजस्वी बनाता है। अगर सूर्य अच्छा है ना, तेजस्वी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, विद्या के क्षेत्र में अच्छा कर देगा। ऐसा मनुष्य अपनी कक्षा में प्रथम आता है। ऐसा मनुष्य ज्यादातर देखा गया है कि अपनी कक्षा में वह प्रथम आने की कोशिश करता, प्रथम आता भी है। लेकिन एक बात याद रखना, वहीं आपको पता है विद्वान है, तेजस्वी, विद्या के योग में अच्छा है, तो ज्यादा पढ़ेगा। ज्यादा पढ़ने के कारण ऐसे मनुष्य के नेत्र में समस्या भी सूर्य पैदा कर देता है, नेत्रों में समस्या पैदा कर देगा। वहीं एक और चीज को देखना, एक और परेशानी क्या करता है? संतान पक्ष है तो संतान में देरी कर देगा। संतान में देरी मतलब क्या? ऐसे मनुष्य की अल्प संतति हो जाती है। अल्प संतति होने के कारण संतान पक्ष में मनुष्य सूर्य देरी कर देता है। आपको पता, मैंने आपको पहले भी बता दिया, किसी भी लग्न की कुंडली में अगर सूर्य पंचम भाव में बैठा है तो जीवन को खराब कर देता है, जीवन को नहीं, संतान योग को खराब कर देता है। कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूँ थोड़ा सुन करके, बाकी प्रक्रियाओं को स्पष्ट है। ऐसे मनुष्य के जीवन में क्या करता है? संतान में देरी कर देता है। इस बात को याद रखना। चलो जी, नेत्रों में समस्या पैदा कर देगा, तेजस्वी, विद्वान, विद्या का कारक। उसी के साथ अगर धनु राशि में है, धनु राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। अगर गुरु के साथ संबंध अच्छे हैं, अगर गुरु के साथ सूर्य के संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं तो ऐसा मनुष्य बाल्यकाल में ज्ञानवान हो जाता है। बाल्यकाल से ज्ञानवान, बाल्यकाल से ज्ञानवान माना जाता है, ज्ञानवान। ठीक है जी, ये मैंने मुख्य चीज आपके लिए अंकित की है, बाल्यकाल से है। वहीं एक और चीज, अगर सूर्य पापत्व हो जाए, पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, या फिर एक और चीज को ध्यान देना, सूर्य तेजस्वी बना रहा, सूर्य विद्या कारक, सूर्य विद्या दे रहा, बुद्धि दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। इन सब को सीखते सीखते मनुष्य के जीवन में ना क्रोध की ज्वाला भी बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ जाएगा और मनुष्य क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है और धनु राशि भी अग्नि तत्व है। अग्नि से अग्नि मिलेगी तो ज्वाला उठेगी, और ज्वाला उठने के कारण क्या होता है? क्रोध की ज्वाला बन जाती है। ये मुख्य चीजें हैं, जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। वहीं अगर सूर्य यहाँ पर पीड़ित हो जाए ना, पीड़ित मतलब पाप ग्रह से संबंधित या फिर पीड़ित हो जाए, तो ये जो समस्याएं हैं ना, इन समस्याओं को दोगुना कर देता है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। यहीं से सूर्य द्वादश भाव पर दृष्टि डालेगा, 1 2 3 4 5 6 7, द्वादश भाव में व्यय का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी खर्चे पैदा करा देता है। लेकिन ऐसे खर्चे कभी कभी ऐसा देखा गया, तेजस्वी योग के खर्चे ज्यादातर कोर्ट कचहरियों में लगते हैं, द्वादश भाव के योग में। बाकी मैं आपको समझाऊंगा ग्रहों की युतियों के बाद। अभी जल्दी से नोट करो बच्चों, फटाक से नोट करो। चलो,
गर्मी भी काफ़ी हो रही है वैसे देखा जाए तो। कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कम समय में ज़्यादा सिखा दूँ। बाकी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस प्रक्रिया में मैं क्या देखूँ, क्योंकि स्थान भी वो नहीं है, क्रिया भी वो नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए ना कमेंट कर देना, ठीक है। दोबारा देखेंगे अगर और अच्छे समझाया जा सके तो किसी और वीडियो में या किसी और प्रभाव में आपको और, लेकिन ग्रहों की युतियों में भी तो समझाना है, वो और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है जी। चलो अब षष्ठम भाव में सूर्य की बात करते हैं। क्या लिखेंगे? षष्ठम भाव। अब षष्ठम भाव सूर्य की क्या है? शत्रु राशि है, पता है ना। शत्रु भाव में शत्रु राशि बैठी है। कुछ समझो, एक बात याद रखना, एक मुख्य चीज बता रहा हूं। अगर किसी लग्न की कुंडली में एक योग याद कर लेना, बाकी जब योग पढ़ाएंगे और अच्छे से समझा देंगे। वैसे तो एक योग याद कर लेना कि अगर किसी भी लग्न की कुंडली में उसका स्वामी अगर षष्ठस्थ होके बैठ जाए, सिंह लग्न की कुंडली में सिंह राशि का स्वामी अगर षष्ठस्थ होके बैठ जाए तो ऐसे मनुष्य के जीवन में अवयोग बनता है। क्या योग बनता है? अवयोग। अवयोग, अवयोग नाम का योग बनता है। ऐसे मनुष्य का जीवन संघर्षशील हो जाता है, संघर्षशील, और मेहनत करनी पड़ती है ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में, बहुत ज्यादा अत्यधिक मेहनत, क्योंकि अवयोग बन जाता है ऐसे मनुष्य की कुंडली में, ठीक है जी। चलो अब लिखा देते हैं आपको मुख्य मुख्य चीजें। चलो, षष्ठम भाव में सूर्य अगर बैठ जाए, शत्रु राशि आपको पता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में मुख्य चीजों का सार लिखाऊंगा। सबसे पहले, अगर सूर्य शुभ है, अच्छा है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में तीव्र बुद्धि कर देता है, शत्रुओं के लिए शत्रु पर विजय करने वाला हो जाता है, अगर अच्छा है तो, ठीक है जी। मुख्य मुख्य चीजों का सार है, इसको समझाना, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में सूर्य को ना अच्छा देखा गया ज्यादातर, इतना बेकार सूर्य होता नहीं है। एक और बात, अगर यही सूर्य पीड़ित हो जाए, अगर यही सूर्य पीड़ित हो जाता है तो क्या होता है? ऐसे मनुष्य की जो शिक्षा होती है ना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर देता है? डिस्टरबेंस कर देता है, शिक्षा उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उलझने पैदा हो जाती हैं, डिस्टरबेंस। क्यों? अब ये मत देखना कि षष्ठम भाव है तो यहाँ शिक्षा का क्या काम। बच्चों, शत्रु भी शिक्षा को कम कर सकते हैं, ईर्ष्या भी शिक्षा को कम कर सकती है, शत्रु के द्वारा भी शिक्षा में कमी आ सकती है, इतना भी आपको पता है। तो शिक्षा का कार्य है, लॉजिक खुद लगाया करिए, सभी चीजों को खुद समझा करिए। ये डिस्टरबेंस, एक और चीज, अगर पंचम भाव में देखा जाए तो ज्यादा देखा गया है, पांचवें भाव में, याद रखना इस बात को। अगर पंचम भाव में देखो तो ज्यादा देखा गया, सूर्य अगर पीड़ित होता है, पंचम भाव में बैठा होता है तो ये ज्यादा देखा गया। लेकिन षष्ठम भाव में भी देखा जाता है कि शत्रु अगर विनाशी हो जाएं तो मनुष्य के जीवन में उन्नति के कार्य को रोक देते हैं। ये प्रक्रिया षष्ठम भाव के योग में पुष्ट की जाती है। चलो आगे देखते हैं। उसी प्रक्रिया में हम क्या देखेंगे, एक बात को याद रखना, 1 मिनट संयोग रखना, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, एक बात को याद रखना बच्चों, मैंने आपको क्या लिखा है? ऐसा मनुष्य तीव्र बुद्धिमान हो जाता है। चलो बच्चों, एक और चीज मैं आपको लिखा देता हूं। अगर पंचम भाव में सूर्य होता है, पंचम भाव से सूर्य एकादश भाव पर दृष्टि डालेगा, ऐसे मनुष्य के जीवन में भी लाभ की अवधि बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व का सूर्य जब एकादश भाव पर दृष्टि डालेगा तो उसके जीवन में भी लाभ की अवधि को बढ़ा देता है। ये भी मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। चलो आगे की प्रक्रिया करते हैं। चलो बच्चों, अब षष्ठम भाव की बात कर रहे थे हम। अगर लग्नेश षष्ठस्थ हो जाए तो क्या होता है? अवयोग बनाता है। अवयोग होने के कारण जीवन संघर्षशील हो जाता है। और संघर्ष किस बात का? जीविका के ऊपर संघर्ष करता है, जीविका पार्जन,
जीविकापार्जन मतलब क्या, अपनी जीविका को उत्पन्न करने के लिए, अपनी जीविका को बढ़ाने के लिए ऐसे मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। षष्ठम भाव में अगर अब योग बन जाता है तो ठीक है जी। चलो अब आगे की प्रक्रिया करते हैं। अगर यहीं पर शनि की दृष्टि सही हो, क्या देखेंगे, अगर यहीं पर शनि की दृष्टि सही हो, शनि की दृष्टि सही हो तो मनुष्य का जीवन शुभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब राशि का मालिक आकर के दृष्टि को सही कर लेता। मतलब क्या, तात्कालिक मित्रता सही हो जाए शनि के साथ सूर्य की तो मित्र भी बन सकता है। तात्कालिक मित्रता के बाद मैत्री योग के बाद पता चलता है। अगर तात्कालिक मित्रता समझ में नहीं आई है तो मैं आगे और अच्छे से समझा दूंगा। जब मैं उसका एडवांस लेके आऊंगा तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। चलो क्या देखेंगे, संबंध अच्छे हों तो क्या होगा, ऐसा मनुष्य शुभ, शुभ मतलब क्या, शत्रु पर विजय करने वाला, शत्रु पर विजय, विजय मतलब क्या, शत्रु हंता हो जाता है। ऐसा मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय करता है। विजय मतलब क्या, शत्रुओं को मारने वाला हो जाता है। आ गया समझ में, ये चीज नोट कर लीजिए फटाक से। अब यहां से क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं मैंने पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको ये बता दिया था कि 1 2 3 4 5 6, अगर हाँ मैंने ये बोला था पंचम भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि डालेगा तो धन कोर्ट कचहरियों में जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था शायद, आपको याद हो तो। वो चीजों की प्रक्रिया ना थोड़ी उलझन संयुक्त हो जाएगी। मेरी बात को याद रखना, यहां से दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी, यहां से दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी तो ऐसे मनुष्य के जीवन में जल तत्व की राशि पर प्रभाव डालता है। जल तत्व की राशि के योग को देखता है तो उसके जीवन में क्या होता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में कोर्ट कचहरियों में धन लगने की चेष्टा हो जाती है। शत्रुओं के कारण, शत्रुओं के कारण कोर्ट कचहरियों में धन लगने की प्रक्रिया हो जाती है। ये आप नोट कर लो फटाक से, फिर हम अगले की चेष्टा करेंगे। चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव की, कि अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठता है तो कैसा फल देता है। अब मेरी बात को ध्यान देना, सप्तम भाव में सूर्य की क्या है, वैसे देखा जाए तो सप्तम भाव में राशि देखना सबसे पहले, शत्रु राशि है लेकिन वायु तत्व की राशि है। कैसी राशि है, वायु तत्व। एक काम करते हैं इस प्रक्रिया में ना, थोड़े टाइम को बचाने के लिए, टाइम के संयोग को पुष्ट करने के लिए, बाकी तो देखते हैं क्या संयोग बनता है। वायु तत्व की राशि है। अब सप्तम भाव किसका स्थान होता है, पत्नी का स्थान, आपको पता है। अगर यहाँ पर सूर्य शुभ होकर के बैठ जाए, शुभ का मतलब क्या, अच्छा होकर बैठ जाए, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में एक बात याद रखना, ऐसे मनुष्य को सूर्य नीतिवान बनाता है। यहीं से सूर्य अच्छा हो जाए और सप्तम भाव पर दृष्टि डाले तो ऐसे मनुष्य को सूर्य बुद्धिवान भी बनाता है। उसकी पत्नी के साथ संबंध अच्छे करता है, उसके व्यापार को अच्छा करता है, व्यवसाय को उत्तम प्रगति का कर देता है। वहीं अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तो पत्नी को क्रोधी कर देता है। एक और चीज याद रखना, सप्तम भाव में पत्नी की सरकारी नौकरी के चांस भी बनते हैं अगर सूर्य अच्छा हो जाए तो। पत्नी को क्रोधी करेगा तो क्या, मतभेद पैदा भी कर देता है। व्यवसाय में भी, व्यवसाय को क्या करता है, व्यवसाय में उलझने पैदा कर देता है, व्यवसाय को गिरावट पैदा कर देता है ऐसा सूर्य सप्तम भाव के योग में बैठ करके। एक और चीज को देखना, वहीं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शुभ का मतलब क्या, अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे मनुष्य का जो दाम्पत्य जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाता है।
दाम्पत्य जीवन कैसा हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है ऐसे मनुष्य का। उसकी पत्नी तेजस्वी हो जाती है, तेजस्वी पत्नी मिलती है ऐसे मनुष्य को, जिसका शुभ ग्रह मतलब क्या, गुरु की दृष्टि अच्छी हो जाए, या फिर और तरह के ग्रहों की दृष्टि अच्छी हो जाए, या फिर शनि के साथ तात्कालिक मैत्रता अच्छी हो जाए, तो नीतिवान बुद्धिवान पत्नी, व्यवसाय सब कुछ अच्छा कर देता है। वायु तत्व की राशि, आपको पता है वायु के साथ जब अग्नि मिलती है तो अग्नि की ज्वाला लपट बढ़ जाती है, तो प्रभाव भी दिखाता है। जल्दी से नोट कर, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, अब अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। आपको पता है जल तत्व की राशि है, गुरु की राशि है, जल तत्व योग की गुरु की राशि है। तो अष्टम भाव में सूर्य कैसा होकर फल देता है उसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पर याद रखना शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या फिर ग्रह के साथ अच्छे संबंध हो जाएं, तो ऐसा मनुष्य वृद्धि किस चीज में, आयु में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आयु का भाव है तो आयु में वृद्धि पैदा कर देता है। एक और चीज को देखना, ऐसा मनुष्य नीतिवान, इसमें भी नीतिवान क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता अष्टम भाव में किन किन चीजों को देखते हैं। आपको पता सूर्य तेजस्विता का कारक है, अच्छे ग्रह के साथ जुती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होकर के फल देता है। ऐसा मनुष्य नीतिवान हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसे मनुष्य को वो ग्रह आध्यात्मिक भी बना देता है, जहां पर सूर्य अष्टम भाव में होकर के बैठ जाता है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है। तो अब चलिए एक और चीज देख लेते हैं। यहां पर अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि या लग्न भाव में अशुभ योग बन जाए, तो क्या होगा, ऐसा मनुष्य जीविकापार्जन के लिए संघर्ष करता है। मतलब क्या, अपनी आजीविका कमाने के लिए संघर्ष करता है ऐसा मनुष्य। इस बात को याद रखना। ऐसे मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और समस्या कभी खत्म नहीं होती। याद रखना इस बात को, समस्या कभी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जल के साथ जब अग्नि मिलेगी तो क्या होगा, अशुभ हो जाएगा। और आपको पता अष्टम भाव में सूर्य अच्छा भी नहीं होता, तो अशुभ प्रक्रिया को देने वाला हो जाएगा। ये है आपका लॉजिक आज का। जल के साथ अग्नि मिलेगी तो इतना योग, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छा, नहीं तो समस्या पैदा कर देता है। जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो को रोक के नोट कर लेना। चलो, नवम भाव के सूर्य को देख लेते हैं। आपको पता है नवम भाव भाग्यशाली भाव है, लेकिन यहाँ पर बैठी राशि कैसी है, अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व आप जानते हो कि क्या है, सूर्य के खुद का तत्व है। सूर्य अग्नि का पिंड है और अग्नि तत्व राशि के साथ आकर के सूर्य आपको पता है, और कहने को मित्र का घर है, और नहीं मित्र तो छोड़ो, सबसे पहले उच्च की राशि है, मेष राशि है, तो क्या कहेंगे, उच्च का हो जाएगा और 10 अंश पर परमोच्च हो जाएगा। और आपको पता है जहां पर सूर्य उच्च का हो जाए वहां तो जीवन ही बदल देता है। सबसे पहले मुख्य चीज, भाग्यशाली हो जाएगा ऐसा मनुष्य। छोड़ो सबकी बातें, ऐसे मनुष्य को क्या बना देता है सूर्य, भाग्यशाली बना देता है, धार्मिक प्रवृत्ति में लगाने वाला बना देता है, क्या, आध्यात्मिक बना देता है। बार बार एक ही शब्द सुनने को मिलेगा, प्रभावशाली बना देता है, तेजस्वी बना देता है, स्वाभिमानी बना देता है, पराक्रमी बना देता है,
क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 पराक्रम के भाव पर दृष्टि डालेगा तो पराक्रमी भी बना देता है ऐसा सूर्य। इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि वो सूर्य जो लग्न में बली होकर के बैठा है, मतलब क्या, लग्न उसकी खुद की, वही सूर्य मूल त्रिकोण में और आ जाए तो और ज्यादा अच्छा होकर के फल देता है, परमोच्च हो जाता है सूर्य, बलवान हो जाता है सूर्य, भाग्यशाली, पराक्रमी। एक और चीज को याद रखना, पिता को सुख मिलता है, पिता को सुख देने वाला, सुख के साथ पिता को लाभ देने वाला भी हो जाता है ऐसा मनुष्य, पिता को सुख और लाभ देने वाला भी ऐसा मनुष्य हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, वृद्धि का कार्य हो जाता है। इसी के साथ अगर सूर्य पर क्या हो जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये सब चीजें नाशवान हो जाती हैं। क्यों? अब पूरी तरह से नाशवान नहीं, याद रखना, नाशवान पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक स्वाभिमान में। अब नाशवान कैसे हैं आपको पता है, धार्मिक अच्छी आए है, सब कुछ अच्छा, लेकिन अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह मिलेगा तो क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ेगा तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, और चिड़चिड़ा होने के कारण प्राणी के जीवन में क्या हो जाएगा, परेशानी पैदा कर लेगा। उस परेशानी के कारण भाई बहनों के साथ मतभेद पैदा हो जाएंगे। और कहने को यहाँ पर नीच की राशि है, प्रभाव तो यहाँ भी दिखाएगा, लेकिन भाई बहनों के योग में कुछ मतभेद भी पैदा कर लेगा ऐसा सूर्य है। आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये सब चीजें अच्छी तरह से और ज्यादा प्रभावशाली होकर हो जाती हैं। बाकी अंश और ग्रहों के बाद ही पता चल सकता है। चलो हम आगे की चर्चा करते हैं, दसम भाव की बात करते हैं। जल्दी जल्दी नहीं कराऊंगा, आराम से ही, ठीक है। चलो, दसम भाव में अगर सूर्य बैठ जाता है तो आपको पता है कि दसम भाव की जो राशि बनेगी वो स्थिर राशि बनेगी। कैसे बनेगी? स्थिर राशि, स्थिर राशि। लेकिन यहाँ पर सूर्य क्या हो जाता है बच्चों, दिग्बली हो जाता है। दिग्बली मतलब क्या, सूर्य को दिशा का बल प्राप्त हो जाता है। अगर किसी की सिंह लगन की कुंडली के दसम भाव में सूर्य है तो ऐसा सूर्य दिग्बली हो जाता है, ऐसे मनुष्य की स्थिर राशि है। लेकिन एक और चीज को याद रखना, अगर सूर्य के शुक्र के साथ संबंध अच्छे हैं, शुक्र के साथ संबंध अच्छे हों, परम मैत्रता में मित्र बन रहा हो, क्या तात्कालिक मैत्रता में मित्र बन रहा हो, तो अब आपको पता है संबंध क्यों बोल रहा हूं मैं आपसे। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं कि शुक्र के साथ संबंध अच्छे या फिर राहु के साथ संबंध अच्छे में, शनि के साथ संबंध अच्छे में क्यों बोलना चाहता हूं, क्यों बोल रहा हूं, उसका मतलब है कि ग्रहों की युतियां भी देखी जाएंगी, तभी हम क्या करेंगे, फलादेश कर सकते हैं। अंशों की युति भी, षडबल भी देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। अगर शुक्र के साथ संबंध अच्छे हैं तो ऐसे मनुष्य के पिता को लाभ देने वाला, सरकारी नौकरी वाला, याद रखना, ऐसे मनुष्य की सरकारी नौकरी वाला होता है, और राजनीति में जाने वाला। क्यों? क्योंकि कूटनीतिज्ञ बन जाता है ऐसा प्राणी, इस बात को याद रखना। और शासन से संबंधित हो जाता है। क्या होता है? शासन से संबंधित ऐसा प्राणी हो जाता है, शासन से संबंधित ऐसा प्राणी हो जाता है। इतना आपको पता चल गया अगर शुक्र के साथ संबंध अच्छे हों तो। आ गया समझ में? यहीं से यहाँ से कहाँ दृष्टि डालेगा, चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव में सूर्य मध्यस्थ हो जाता है, लेकिन अग्नि जल तत्व की राशि है, वृश्चिक राशि, तो वहां पर कुछ समस्याओं को पैदा कर देगा। क्या कि माँ अगर अच्छा है, उच्चतम कोटि का, तो माता को सुख है, नहीं तो माता के साथ समस्या पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव पर। उससे पहले ग्रहों की युतियां भी देख लेंगे, उसके बाद समझेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलो आराम से नोट कर लेना, आगे की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव की। अगर एकादश भाव में सूर्य बैठ जाता है, आपको पता है क्रूर राशि है, मिथुन राशि क्या है,
पहली बात है कि क्रूर राशि है। क्रूर राशि के साथ हम क्या देखेंगे, वायु तत्व की राशि है। क्या देखेंगे, वायु तत्व। और आपको पता है सूर्य अग्नि तत्व जब वायु से मिलेगा तो कैसा प्रभाव दिखाएगा, उसकी प्रक्रिया को भी हम समझ लेंगे। एक बात पर, मेरी बात पर ध्यान देना, मैं आपको जो समझा रहा हूं, क्या बताएंगे, वायु तत्व की राशि है। लेकिन एक बात को ध्यान देना, वायु तत्व है तो आपको पता है वायु अग्नि को बढ़ाती है, ऑक्सीजन अग्नि को बढ़ाती है। ऐसे मनुष्य के जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होती, पैसों की कमी नहीं होती, अगर सूर्य अच्छा हो तो नहीं होती। और क्या, कभी कारोबार बंद नहीं होता, किसी ना किसी काम से कारोबार उसका चलता ही रहता है, कभी कारोबार बंद नहीं होता। ऐसे मनुष्य के जीवन में कभी कारोबार खत्म या फिर बंद नहीं होता। एकादश भाव में अगर सूर्य बैठता है, कभी पैसों की कमी नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वायु से क्या करेगा, उच्च, मतलब क्या, वो एक तरह से ये कह सकते हैं वायु के प्रभाव से ज्वाला पैदा कर देगा, वो पराक्रम पैदा कर देगा, स्वाभिमानी मनुष्य को बना देगा, प्रभावशाली बना देगा, जिससे क्या कुछ ना कुछ काम वह निकाल ही लेता है। लेकिन अगर सूर्य, आपको पता है सूर्य अग्नि तत्व का क्रूर राशि का भावी है, अगर बुद्धि के साथ संबंध अच्छे हैं तो ऐसे ऐसे प्रक्रियाओं को करेगा। अगर बुद्ध तात्कालिक मित्रता में अच्छा है और शुभ ग्रह की दृष्टियां पड़ रही हो तो ऐसे मनुष्य के जीवन में बहुत अच्छी प्रक्रिया में वह कुछ ना कुछ काम को करता है। अगर बुद्धि के साथ संबंध अच्छे हैं और वह मनुष्य अगर सरकारी नौकरी में लग रहा है, सरकारी नौकरी में हो, याद रखना, अगर सरकारी नौकरी में हो तो क्या करेगा, उस मनुष्य के पद को उच्च रखेगा। हमेशा क्या होगा, उसका पद है हमेशा उच्चतम रहेगा। अगर सूर्य अच्छा है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में उसका पद कभी भी गिर नहीं सकता, हमेशा उच्चतम कोटि के पद पर ही रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के संबंध अगर बुद्धि के साथ अच्छे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, सब कुछ अच्छा है, तो सरकारी नौकरी में है तो पद को उच्चतम कोटि का कर देता है ऐसे मनुष्य के जीवन में। एक बात को याद रखना, एक मुख्य चीज आपको समझा देते हैं। अगर तात्कालिक मित्रता अच्छी है तो मतलब क्या, कि टेबल से नीचे नहीं उतरने देगा, इसका मतलब क्या, उच्चतम कोटि का कार्य करेगा। वहीं अगर सूर्य पीड़ित हो जाए, याद रखना इस बात को, बुद्ध के साथ संबंध बेकार हो जाए, अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तो धन के योग में क्या कर देगा, कमी कर देगा, आमदनी में कमी कर देगा। लेकिन इतनी भी कमी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मूल बिंदु सिंह राशि है, कुंडली का मूल का मतलब क्या, कुंडली का दिमाग सिंह राशि है, इसलिए इतनी भी कमी पैदा नहीं कर पाएगा। चलो जी, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। एक लास्ट भाव को समझ लेते हैं, द्वादश भाव को। जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर हम आगे की चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं आपके लिए। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। चलो जी, अगर द्वादश भाव में सूर्य होता है तो कैसा फल देगा? आपको पता है कि कर्क राशि सूर्य की कैसी राशि है, जल तत्व की राशि है। एक मिनट थोड़े संयोग को रोकना, मैं आपको बता देता हूं। चलो बच्चों, आपको पता है कि जल तत्व की राशि है, लेकिन त्रिक स्थान भी है। और आपको पता है षष्ठम, अष्टम और द्वादश त्रिक स्थान बताए गए, तो लाभ भी देगा और कष्ट भी देगा। लाभ कैसे देगा कि अगर चंद्र के साथ संबंध अच्छे हैं, अगर चंद्र के साथ संबंध अच्छे हैं तो ऐसे मनुष्य के जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर चंद्र के साथ संबंध सही हो तो चंद्र इसका क्या हो जाता है, अति मित्र हो जाएगा और अति मित्र हो जाएगा। अगर चंद्र के साथ संबंध बुरे हैं, याद रखना इस बात को, ध्यान देना, चंद्र के साथ संबंध क्या है, गलत हैं, याद रखना। गलत का मतलब क्या, नीच के संबंध हैं, तो चंद्र सम होगा,
लेकिन शत्रु नहीं हो पाएगा। क्या होगा? चंद्र सम हो सकता है सूर्य का, लेकिन शत्रु नहीं, क्योंकि परम मित्र होता है चंद्र सूर्य का। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर चंद्र के साथ अगर संबंध थोड़े बेकार हो जाएं तो धन के संबंध में समस्या पैदा होती है। धन के संबंध में समस्या पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ा देगा। धन के संबंध में समस्या पैदा कर देता है। एक और चीज याद रखना, अगर संबंध बुरे हो जाएं तो कोर्ट कचहरी में धन लगता है। संबंध कैसे खराब करेगा? कोर्ट कचहरी में धन लगता है। धन के संबंधों को समस्या पैदा कर देगा। कैसी समस्या पैदा करेगा? ऐसे मनुष्य का जो धन है ना, हमेशा कोर्ट कचहरी के कार्यों में जाएगा। एक बात को याद रखना। वहीं अगर सूर्य पीड़ित हो जाए, पीड़ित का मतलब क्या? अगर सूर्य पर ग्रहण दोष लगा दे राहु, या फिर क्या संघर्ष दोष लग जाए, तो ऐसा मनुष्य का जो जीवन है उसमें जो धन है, धन का हमेशा व्यय होता रहता है। उसका धन कभी भी टिक नहीं पाता। और एक और चीज, द्वादश भाव से जल तत्व की राशि डायरेक्ट कहां दृष्टि डालेगा? शत्रु भाव पर। तो ऐसे मनुष्य के शत्रु भी कभी खत्म नहीं हो पाते। इस बात को याद रखना। कर्क राशि जल तत्व की राशि, अग्नि सूर्य का पिंड, तो जल के साथ सूर्य जब मिलेगा तो बिल्कुल भी लाभ नहीं देगा, समस्या पे समस्या पैदा करेगा। वहीं अगर राशि का स्वामी अच्छा हो जाए, मित्र हो जाए, तो सारी चीजों को पुष्टता कर देता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इस चीज का लॉजिक भी ढूंढना पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको और अच्छे से युतियां समझा दूंगा, अंशों को समझा दूंगा, दृष्टियों को समझा दूंगा, कारक मारक बाधक समझा दूंगा, योग कारक समझा दूंगा, षडबल समझा दूंगा, सब चीजों की प्रक्रिया पुष्ट करूंगा, नक्षत्रों को समझा दूंगा। याद रखना इस बात को, मेरे साथ बने रहना। थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन अंत आपका हमेशा बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, जो मनुष्य गलत राह पर चलता है, बेकार राह पर चलता है, हर चीज को जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करता है, ऐसे मनुष्य का अंत हमेशा गलत होता है, बेकार होता है, अंत विनाशकारी होता है। लेकिन जो कछुए की चाल में धीरे धीरे चलता रहता है, थोड़ी समस्या, थोड़े उतार चढ़ाव की समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करता है, ऐसे मनुष्य का जो अंत होता है ना, संपूर्ण योगों में लाभकारी होता है। हर चीज में मनुष्य बहुत अच्छा करने को लिए हो जाता है। अगर कोई धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ता है, उतार चढ़ाव आएंगे, चीजों की प्रक्रियाओं को पुष्ट करना पड़ेगा। आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सब चीजों को पूर्ण करिए और कोशिश करिए कि वीडियो को शेयर कर सकें। चलिए हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी अगली राशि के योग में और अच्छे से समझाएंगे। आज बच्चों थोड़ी सी समस्या पैदा हो गई है। क्या हो गई है कि थोड़ी आवाज करके, थोड़े स्थान के कारण समस्या ज्यादा मुझे लग रही है। इस करके मैं हो सकता है कि आपको कम लिखाया होगा। बाकी धीरे धीरे करके जब युतियां समझाएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे, तो हम और अच्छी तरह से और प्रयोगकारी योग में और अच्छी तरह से आपको लिखवा देंगे। निश्चिंत हो जाइए पूरी तरह से। ठीक है जी, कार्य को पूर्ण करिए और सब चेष्टाओं को पुष्ट करिए। समझ में आ गया होगा, हर चीज को पूर्ण करिए। आगे जो राशि आएगी ना, जिसको कहेंगे कन्या राशि, कन्या राशि में हम आपको ज्यादा से ज्यादा लिखाने की कोशिश करेंगे और कम समय में ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम अपने स्थान पर पहुंच जाएं, तो आपको पता है वहां पहुंच जाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। चलिए आज लेते हैं आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी। कार्य को पूर्ण करिए। राधे राधे।